हम लोग शुरुआत किए थे जंतु ऊतक के बारे में, और जब जंतु ऊतक के बारे में हमने आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आप सभी लोगों को ये बात बताई थी, ध्यान से सुनिएगा बातों को। जंतु से 6 प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है, याद है आपको? आप याद हो रहा था जिसमें हम लोग जंतु ऊतक के वर्गीकरण को जब आगे पढ़े थे तो मैंने कहा था जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु गतिशील होते हैं और वो गति करने के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक को हम लोग 6 भागों में डिवाइड किए थे, 4 भागों में, बिल्कुल सही है, 4 भाग बताया जा रहा है। मैं इसीलिए 6 2 बार बोला हूँ कि आप बोलिए 4, तो कुछ लोगों ने 4 बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला। इसका मतलब है कुछ लोग क्रिएट है, कुछ लोग क्रिएट नहीं है। 4 भाग होते थे जिसमें आपको कौन सा नाम याद होगा? सबसे पहले नंबर पे आप लोग क्या पढ़ रहे थे? एपिथीलियम। क्या नाम था? एपिथीलियम ऊतक। चलिए सब पीछे की चीजों पर एक बार ध्यान दे दें। एपिथीलियम ऊतक। दूसरे नंबर पे हमारा था संयोजी ऊतक। हमने इसी को अभी खत्म किया है हम सभी लोगों ने, संयोजी ऊतक। और उसके बाद तीसरा तुम लोग पढ़े थे पेशीय ऊतक। इसको हमने अभी पढ़ा है, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। और चौथा पढ़ोगे तंत्रिका ऊतक। इसी को पढ़ना है, तंत्रिका ऊतक को। ये चारों मिला करके बनाते थे कौन सा ऊतक? जंतु ऊतक। कौन सा ऊतक? जंतु ऊतक को निर्माण करते थे। एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और अब थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं साइड में, बातें करते हैं। हमने कहा था एपिथीलियम ऊतक जो होता है यह शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है और वह आवरण का निर्माण करता है। इसी को कौन सा ऊतक कहते थे? एपिथीलियम ऊतक, जो हमारे शरीर के बाह्य चर्म में यानी चमड़ियों में क्या होता है? पाया जाता है। ये अंडाशय नलिकाओं में, ये क्या नाम है, कूपिकाओं में, कुहिकाओं में और आंतों में कह लीजिए, यकृत में कह लीजिए, पाया जाता है। कौन? एपिथीलियम ऊतक। उसके बाद दूसरा क्या था? संयोजी ऊतक। मैं पढ़ा चुका हूँ, संयोजी भी पढ़ चुके हैं और पेशी भी पढ़ चुके हैं। इसको अभी जानना, लेकिन दोनों को थोड़ा सा याद करने के लिए संयोजी ऊतक के बारे में बताया था। ऐसा ऊतक जो शरीर को कनेक्ट करे, क्या करे? कनेक्ट, जो शरीर को जोड़ने बांधने का काम करता है, उस ऊतक को हम क्या कहते थे? संयोजी ऊतक। इसके 6 प्रकार होते थे, आपको याद होगा, जिसमें अभी पढ़े हो, रुधिर, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसामय ऊतक। 6 प्रकार के ऊतक थे। उसमें लसिका भी आता है, ये भी आप याद रखिएगा। संयोजी ऊतक में और क्या आता है? लसिका। ये लसिका क्या होता है? मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में रक्त जो बहता है वो रुधिर वाहिनियों में बहता है, लेकिन उसी तरीके से एक और शरीर के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। वास्तव में वो भी रक्त ही है, जो रक्त का छना हुआ भाग है, जिसको क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद हमारा ये है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के बारे में बताया था, ऐसा ऊतक जो हमारी गतियों के लिए जिम्मेदार है, जिसकी सहायता से हम गतियां कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, जो हमारे शरीर के मांस का निर्माण करता है। उन ऊतक को हम क्या कहते थे? पेशीय ऊतक। पेशियों 3 पेशीय ऊतक कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहले का नाम क्या था? पहले का नाम था ऐच्छिक पेशियां, दूसरे का नाम था अनैच्छिक पेशियां, तीसरे का नाम था हृद पेशियां, या उसको हम लोग क्या कहते थे? कार्डियक पेशियां भी कहते थे। यही पढ़े हो ना? अब देखो, थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, गर्मी आज ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको समझ जाएंगे आज क्या है। अगला टॉपिक है, उसका नाम ही है तंत्रिका ऊतक। क्या नाम है? देखो, यह जो तंत्रिका ऊतक होता है ना, यह तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और इन तंत्रिका कोशिकाओं का दूसरा नाम है न्यूरॉन। नया नाम आया है। इन तंत्रिका कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। यानी तुमसे कोई पूछे कि मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो किसकी बनी होती है, क्या बताएंगे? न्यूरॉन की। अब तो समझते हैं तंत्रिका कोशिका क्या करती है।
संवेदनाओं को जो व्यक्त करता है, जो बताता है, उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक। जैसे मानव नेत्र में भी ये काम होता है, मानव नेत्र में भी यही बात होती है, प्रकाश तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। यस सर। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मानव नेत्र पर आपतित होती है तो कार्निया और आइरिस से होते हुए रेटिना पर पहुंच जाती है, जहां पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसको, और जैसे ही रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, जैसे ही रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वहां पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसे बनता है? उल्टा। तो हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो आपके आंख के अंदर जो रेटिना उपस्थित है वहां पर मेरा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप मुझको देख रहे हैं ना, तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक तंत्रिका है जिसका नाम है प्रकाश तंत्रिका। क्या नाम है? वह अनुभव के आधार पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा देखती है? सीधा देखती है। कैसा देखती है? तो ये तंत्रिकाओं का यही काम होता है। और समझिए, प्रकाश तंत्रिका तो हो गया, तंत्रिका ऊतक क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो संवेदनाओं और उत्तेजनाओं को व्यक्त कर, जैसे उत्तेजना, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें हंसी आ रही है, हमें क्रोध लग रहा है, हमें भूख लग रही है, हमें पेशाब लगा हुआ, ये भी इसमें आता है, हमें पेशाब लगा है, मस्तिष्क को सूचना मिलेगी। रात में हम सोए हैं, रात में हमें पेशाब लगा है, हमारा नींद कितने भी गहरी नींद में सोए, हमारी नींद खुल जाती है। यह इसी तंत्रिका ऊतक की सहायता से होता है, क्योंकि जो तंत्रिका ऊतक होती है यही संवेदनाओं और उत्तेजनाओं को व्यक्त करने का काम करती है। दूसरी बात, मानव शरीर के अंदर जो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये करीब करीब 100 अरब होती हैं। कितनी होती हैं? 100 अरब, बहुत ज्यादा। मानव शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 100 अरब होती है, और इनकी सबसे अधिक संख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। इसीलिए इस मस्तिष्क को इस बड़ी सी शरीर का केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और किसके द्वारा? तंत्रिकाओं, जैसे तंत्रिकाओं का पूरा जाल शरीर में फैला है। अगर हम रात में सो रहे हैं या कहीं सोए हैं, दिन में सोए हैं, कहीं भी अगर हमारे पैर के ऊपर चींटी भी चढ़ रही है तो मस्तिष्क को यह बात पता चल जाती है कि चींटी चाहे कोई जानवर हमारे शरीर के ऊपर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। तो ये सूचना मस्तिष्क तक ले कौन गया? तंत्रिका ऊतक, या इन्हीं को तंत्रिका कोशिकाओं का समूह भी कहते हैं। तो हम दो बातें समझे हैं कि तंत्रिका किसका बना होता है? न्यूरॉन का। किसका बना होता है? न्यूरॉन का। एक प्रश्न और पूछता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं या तंत्रिका ऊतक, या तंत्रिका बोलते, तंत्रिका तंत्र बोलिए, या तो आप कह दीजिए न्यूरॉन। क्या कह देंगे? ये मेरी बात बिल्कुल मत भूलिएगा। न्यूरॉन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो बताते हैं तंत्रिका ऊतक का। या इस मतलब कि जो तंत्रिका ऊतक होता है उसका निर्माण न्यूरॉन्सों की सहायता से होता है। और यही नहीं, न्यूरॉन को भी अगर हम लोग बांटने की कोशिश करेंगे तो उसके 3 नाम आते हैं। एक होता है कोशिका काय, दूसरा होता है डेंड्रास, और तीसरा होता है एक्सान। 3 नाम होते हैं। इन तीनों नामों की सहायता से पूरा हमारा क्या नाम है, जो मैंने बताया, न्यूरॉन की संरचना बनती हुई समझ में आती है। बस को समझ आई है? मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा, मैंने कोई कठिन बात नहीं की। मैंने आप सभी को समझाने के लिए केवल यही बात बताई है कि मानव शरीर में ये सभी ऊतक पाए जाते हैं। सबका अपना अलग अलग महत्वपूर्ण काम है, सबके अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, सभी मिल करके कार्य करने का काम करते हैं। जैसे एपिथेलियम ऊतक का अलग काम है, संयोजी ऊतक का अलग काम है, पेशीय ऊतक का अलग काम है, और तुम्हारे तंत्रिका ऊतक का अलग काम है। तो इतनी बात जानिएगा, ऐसा ऊतक जो हमारे शरीर के अंदर तंत्र क्या नाम है, संवेदनाओं को, उत्तेजनाओं को जो व्यक्त करे, जो सूचना देने का काम करे, उस ऊतक को हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं। एकदम इस बात को भूलना ही नहीं हम लोगों को। इसीलिए ये बात याद रखिएगा कि इनकी छोटी छोटी जो परिभाषा मैं शुरू में लिखवाता हूँ, उन परिभाषाओं को आपको बिल्कुल याद करनी है। ठीक है? तो ये मेरी बात याद रखिएगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं, हमें नहीं आता ये अलग बात है, हमें नहीं आता
ये अलग बात है, और हम प्रयास ही न करें तो ये कैसी बात है? गलत बात है ना। फिर से नहीं समझ पाए, मैंने क्या कहा? हमें नहीं आता ये अलग बात है, ये सोचने वाली बात भी नहीं आता, चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम प्रयास ही ना करें तो कैसी बात है? गलत बात हो गई ना। तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता किसकी जननी होती है? आविष्कार की। जब तक मनुष्य को आवश्यकता नहीं था चेयर बनाने का, उसने चेयर नहीं बनाया। जब तक उसको आवश्यकता नहीं था ब्लैक बोर्ड बनाने का, उसने ब्लैक बोर्ड नहीं बनाया। लेकिन जब पढ़ने की बात रही होगी तो ये बात रही होगी कैसे बच्चों को समझाया जाए, तो मनुष्य ने कुछ सोचा होगा कि हम कुछ लिखें, कुछ ऐसी अवस्थाओं को बनाएं, इसके लिए ब्लैक बोर्ड बना होगा, चार्ट बना होगा। तो यही बात जानिए, जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी तो आपको प्रयास नहीं करना। इसीलिए हमें जरूर प्रयास करना चाहिए, बिना प्रयास किए सफलता नहीं मिल सकती। और इस तरीके से अगर आप तंत्रिका ऊतक पढ़ चुके हैं और अगर इसको समझ में आया है, तो इस तरीके से यह जंतु ऊतक का लेसन यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है, और हम लोगों के लिए टेस्ट की चीजों को पुनः शुरू करने के लिए मजबूर करता है। जंतु ऊतक के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि जंतु ऊतक क्या होता है। जंतु ऊतक और पादप ऊतक में यदि अंतर करने की कोशिश करें तो कैसे आप अंतर करेंगे, ये भी आप जानते हैं। पादप जो होते हैं और जंतु होते हैं, पादप जो होते हैं वो जंतुओं की तुलना में स्थिर होते हैं, वो गति नहीं कर सकते। इसीलिए उनके अंदर पाया जाने वाला जो ऊतक होता है अधिकांश मृत अवस्था में होता है। पढ़े हो, बताया हूँ कई बार, अधिकांश मृत अवस्था में होता है। लेकिन जंतुओं पेड़ों की तरह नहीं होते, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना है? गति करना है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार जाएंगे, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार जब जाएंगे तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा लगेगा, कार्य करने के लिए उनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और भोजन की तलाश में इधर-उधर क्या करना पड़ेगा? भटकना पड़ेगा। इसीलिए उनके अंदर जो ऊतक पाया जाता है उसको हम लोग जंतु ऊतक या जीवित ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे समझ में आया है कि इतना मैं भरोसा कर सकता हूँ ना कि आप लोग को लेसन समझ में आया है। तो सभी लोग को समझ में आया है ना? मतलब कि ये इसमें से कोई भी एग्जाम में आएगा तो हम कर लेंगे ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब नए लेसन की शुरुआत होगी, बाकी बात